नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो। नाजरीन, आपको हम ये तो गोशगुजार कर ही चुके हैं कि जब से ये यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, यानी पिछले साल 24 फरवरी 2022 की बात, तब के बाद से भारत ने रूस से ज़्यादा तेल ख़रीदना शुरू किया। अब ज़ाहिर है डिस्काउंट मिलता है तो कौन नहीं ख़रीदेगा। तो पहले तो वैसे हिंदुस्तान जो है सबसे ज़्यादा तेल इराक़ से लेता था, दूसरे नंबर पर सऊदी अरेबिया आता था और हकीकत में रूस तो बहुत पीछे, बहुत कम लेता था, क्योंकि रूस जो है ना लॉजिस्टिकली बहुत दूर पड़ता है, इसीलिए ज़ाहिर है कौन लेना चाहेगा। लेकिन अभी अगर रूस डिस्काउंट भी देता है और रूस के जो भी सौदे होते हैं हिंदुस्तानी कंपनियों के साथ, तेल के लिए बात कर रहा हूँ, तो उसमें वो पहुँचा के देता है, यानी उसमें इंश्योरेंस और किराया आ जाता है। लेकिन ज़ाहिर है अगर रास्ता बड़ा होगा तो किराया भी ज़्यादा होगा। और इस वक्त जो रास्ता है भारत और रूस के दरमियान, वो तो भारत के मगरब से यानी वेस्ट से जाके ये पूरा अरेबियन सी पास हो जाए, फिर रेड सी आता है जिसे उर्दू में बहिर अहमर कहते हैं, फिर सुएज़ कैनाल क्रॉस करें, फिर मेडिटेरेनियन आता है और फिर वो बॉस्फोरस जो तुर्की के मुल्क के अंदर से है सॉरी वहाँ से क्रॉस करके कैस्पियन सी में आते हैं, ब्लैक सी में आते हैं, और फिर ब्लैक सी के जो नॉर्दर्न पॉइंट है वहाँ पर रूस पड़ता है, यूक्रेन भी वहीं पर है। तो खैर अभी जो रास्ता है वो यही रास्ता पड़ता है। लेकिन अभी ज़ाहिर है हर आदमी कोशिश करता है, जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो क्या कहते हैं, नेसेसिटी इज़ मदर ऑफ इन्वेंशन। तो अभी भारत ने एक दूसरा जो है नज़दीकी रास्ता ढूंढ निकाला है, और वो है भारत के मशरिक में से जाना, ईस्ट में से, पूर्व में से। अभी भारत के पूर्व में चेन्नई या मद्रास का बंदर पड़ता है। मद्रास से शिप यानी आ भी जा सकता है, जा भी सकता है, मैं पूरा रूट बता रहा हूँ आपको। अभी मद्रास से निकलें खलीज बंगाल से निकल के मलाका स्ट्रेट क्रॉस करें, ये पूरा फिर पैसिफिक में फिर जो है नॉर्थ की तरफ या शुमाल की तरफ चलते जाएं, तो ये चीन के साथ जाते जाते यानी ताइवान क्रॉस करके, और फिर एक बाजू पड़ता है जापान, और फिर इधर है साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के साथ चीन की सरहद मिलती है। और उसी कोने में जहाँ पे वो चीन की सरहद मिलती है तो वहीं पर रूस भी पड़ता है, और वो कोने पर रशिया का जो एक बंदर है, बहुत बड़ा बंदर है, व्लादिवोस्तोक। तो व्लादिवोस्तोक से जो शिप टैंकर्स हैं आ सकते हैं चेन्नई तक, और फिर एक बार चेन्नई माल पहुंच जाए तो फिर पूरे हिंदुस्तान में वो हम बांट सकते हैं। वो इंटरनल मैटर है। हिंदुस्तान के अंदर कई जो है ऑयल पाइपलाइंस भी हैं, यानी उसके लिए ज़रूरी नहीं कि थ्रू रेल या थ्रू रोड जो है वो तेल भेजना पड़े रिफाइनरी तक, क्योंकि ज़ाहिर है पहले तो वो कच्चा तेल रिफाइनरी हो जाएगा। तो ये जो रूट पड़ता है ना, जो ये से अल्टरनेट रूट हम कह सकते हैं कि चेन्नई व्लादिवोस्तोक जो है, ये इसमें जो रास्ता जो है 30% कम पड़ता है। और ज़ाहिर है 30% रास्ता कम पड़ता है तो इसकी वजह से हमें किराया भी कम लगता है। किराया कम लगेगा तो माल सस्ता पड़ेगा वो। और दूसरे ये वेस्ट का जो रास्ता है ना सुएज़ के थ्रू जाने का, उसमें जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ पड़ते हैं, तो उनकी सैंक्शंस लगी हुई है रूस के ऊपर, तो कभी कभी उनकी वजह से जो मसला पैदा हो सकता है। तो इसीलिए बेटर रूट जो है ना वो चेन्नई व्लादिवोस्तोक है। और चेन्नई व्लादिवोस्तोक जो रास्ता है ना, इसमें हमने बताया कि 30% रास्ता कम पड़ता है, किराया भी कम पड़ता है। तो अभी भारत ने रूस को दरख्वास्त दी है कि आप हमें इजाज़त दीजिए, हम व्लादिवोस्तोक जो बंदर है, शहर भी है, वहाँ पर एक हम सैटेलाइट टाउन बनाएं।
यानी जैसे रावलपिंडी के साथ इस्लामाबाद हो गया, या यहाँ पे चंडीगढ़ मोहाली है, या इस तरह होते हैं, बम्बई के साथ न्यू बॉम्बे इधर है। तो इस तरह वो एक सैटेलाइट टाउन हम बनाए जहाँ पर ये पूरी फैसिलिटीज़ हो, यानी हिंदुस्तान से माल हिंदुस्तान को भेजना, हिंदुस्तान से माल मंगवाना। तो इस तरह से क्या है, रूस और हिंदुस्तान के तजारती ताल्लुकात में खासा इजाफा हो सकता है, और ये पूरा खर्चा हिंदुस्तान उठाएगा वो सैटेलाइट टाउन बनाने का। इसके लिए हमें कभी उम्मीद है कि रूस हमें इनकार नहीं करेगा और अनकरीब इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, एक दूसरा रूट भी, मतलब हिंदुस्तान और रूस के लिए नहीं, रूस के ऊपर से वो जो आर्कटिक सी पड़ता है, और जैसे साउथ में दुनिया का गोला जैसे आप ध्यान में रखें, तो ऊपर जो है ना वो आर्कटिक सी है और नीचे अंटार्कटिक सी है। तो वो आर्कटिक सी के थ्रू, यानी रूस से जो माल है वो यूरोप को बहुत आसानी से, ये जैसे जंग हो रही है आप देख रहे हैं यूक्रेन की, तो यूक्रेन के साथ पोलैंड है, फिनलैंड है, स्वीडन है, सब लोग, सब जो मुल्क है ना यूरोप के, वहाँ से है। एक बार अगर हम ये रास्ता शुरू कर दें, ये जो व्लादिवोस्तोक वाला है, तो फिर वो जो नॉर्दर्न सी रूट है NSR जो जिसे कहते हैं, जो आर्कटिक सी के थ्रू जाता है, तो फिर यूरोप भी आसान पड़ जाता है। और वैसे भी आप देख रहे हैं आजकल हिंदुस्तान रूस से खाम तेल खरीद के उसको प्रोसेस करके उसमें से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल और एविएशन टरबाइन फ्यूल, ATF वगैरह सब चीज़ें जो डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स हैं वो बनाकर न सिर्फ यूरोप को बल्कि अमेरिका तक को बेच रहा है। और ये रूस के पास अगर ये रास्ता अगर चालू हो जाए तो यही माल रूस का ख़रीदा हुआ खाम तेल, उसमें से बनाया हुआ माल फिर वही रूस के रास्ते से हम, और फिर थ्रू नॉर्दर्न सी रूट हम यूरोप और अमेरिका तक भी ये माल पहुंचा सकते हैं। नाज़रीन, हमने आपको बताया था पाकिस्तान में वो जो सुप्रीम कोर्ट की 1 मार्च वाली रूलिंग आई थी, जिसके लिए कल हमने आपको तफसील से बताया था, उसके बारे में ज़्यादा जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि वो रूलिंग जो आई थी 1 मार्च वाली, जिसके बाद फिर 30 अप्रैल की तारीख दी थी ECP ने पंजाब के इलेक्शन के लिए, पंजाब असेंबली के, तो वो आई थी सुओ मोटो एक्शन लेने की वजह से। यानी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये सुओ मोटो एक्शन लिया था, और ये बेंच बनाई थी पहले 7 जजों की, फिर बाद में वो, मतलब वो तो कल हम बता चुके हैं, उसके बारे में फिर से बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो सुओ मोटो उसके जो पावर्स हैं ना, पाकिस्तान सरकार उनको कर्टेल करना चाहती है, और वो भी हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान की काबीना ने ये कानून पास कर दिया है और उसको फिर नेशनल असेंबली में जमा करा दिया है, जो अमेंडमेंट है, यानी वो जो सुओ मोटो के उसके इख्तियारात हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, उनके ऊपर क्या है कि अभी वो अकेले वो ये फैसला कर सकते। एक तो ये सुओ मोटो फैसला, मतलब कोई भी एक्शन कॉल कर सकते हैं, और दूसरे वो जो केस बांटते हैं, जो बेंच बनाने का जो इख्तियार है ना, वो भी अकेले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को है। तो ये दोनों इख्तियारात एक कानून के ज़रिए पाकिस्तान सरकार जो है उसमें तरमीम लाना चाहती है, और ये एक 3 रुकनी बेंच बनाई जाएगी, जो इसमें ज़ाहिर है उसका जो हेड तो प्रेसिडेंट तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा, लेकिन 2 दूसरे जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, तीनों मिलकर बेंच भी बनाएंगे, और अगर कोई सुओ मोटो एक्शन लेना होगा तो ले सकेंगे। तो ये कानून 3 रोज़ के बिल पाकिस्तान सरकार ने, मतलब काबीना में पास किया, फिर नेशनल असेंबली में जमा कराया, फिर नेशनल असेंबली ने स्टैंडिंग कमेटी को भेजा, स्टैंडिंग कमेटी ने पास कर दिया, फिर नेशनल असेंबली में पेश किया गया, वहाँ पर भी पास हो गया, और कल ये कानून पाकिस्तान के सेनेट ने भी पास कर दिया। यानी अभी सिर्फ नोटिफिकेशन निकलने की ज़रूरत है, उसके बाद ये कानून अमल में आ जाए। अब जाहिर है इसके ऊपर जो है PTI को, या पाकिस्तान की जो सेंटर की अपोजिशन है इस वक्त, वो तो PTI है, इमरान खान है, उनको इस बात पे एतराज़ है। वो चाहते हैं, वो कहते हैं कि ये एक किस्म का फाशिज़म, ये भी हमने कल खबर दी थी आपको,
वो तो इसके मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन अभी नंबर से स्पीक फॉर देमसेल्व्स, तो अभी उन्होंने तो कानून ये पास कर दिया है और इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉ विद इन फ्यू डेज। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।